हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल माय पीपीटी प्रेजेंटेशन। ओके, आज मेरा पीपीटी बेसिकली है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अब कौन से पर्सन लाइबल होते हैं टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर हम कोई भी बिजनेस गुड्स के केस में या फिर सर्विसेज के केस में रन कर रहे हैं, तो हमें कैसे ये पता चलेगा कि एम आई लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। क्या हम लाइबल हैं जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए? तो उस केस में हमें पता रहना चाहिए कि कौन कौन से लिमिट है या फिर क्या ऐसा कैटेगरी होता है जिसे क्रॉस करने से वी आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अब देखते हैं कौन सा सेक्शन हमें बताता है कि that we are liable or not to take registration under GST. सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट 2017 जो सेक्शन 22 है किस चीज़ का? CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 वो क्रिएट करता है लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। वो बताता है हमें टू टेक मतलब वो लाइबिलिटी क्रिएट करता है टू टेक रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आता है सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट पे बेस करके वहाँ पे एक लिमिट बताया गया है। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, सपोज एग्जांपल, अगर लिमिट 20 लाख है, 20 लाख है, अगर आपका ईयरली टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस कर रहा है देन यू आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। और अगर आपका अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है 20 लाख से, तो देन यू आर नॉट लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो वैसे ही वहाँ पे कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट बताया गया है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स एंड गुड्स के केस में अलग है थ्रेशोल्ड लिमिट एंड सर्विसेज के केस में अलग है। उसे हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सेकेंड आता है पर्सन रजिस्टर्ड अंडर अर्लियर टैक्स टू माइग्रेट। जो कि पर्सन कोई भी है जो कि रजिस्टर्ड था, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर अर्लियर टैक्स रीजन, अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रीजन। अगर कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड है अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रीजन में, देन वो पर्सन लाइबल हो जाता है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी आने के पहले बहुत सारे मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिसे मर्ज करके जीएसटी लाया गया। तो जो जीएसटी आने के पहले बहुत सारे टैक्स रीजन थे, वहाँ पे जो पर्सन्स जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते थे, जैसे कि सर्विस टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, वैट हो गया, अगर वो सब कोई भी पर्सन पे कर रहा है देन जो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया, ओके, 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया, फर्स्ट उस दिन के बाद जो भी मतलब प्री जीएसटी रीजन में रजिस्ट्रेशन थे, तो वो इस जो जीएसटी में आए तो वो लोग कंपल्सरीली उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी था। क्यों? वो तो बोल रहे हैं कि हम मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा। हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगा देन द पर्सन इज लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। बट वो जो पर्सन रजिस्टर्ड थे इन अर्लियर टैक्स रीजन, वो लोग का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो या फिर ना हो, दे आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। वो लोग का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस ना हो तभी भी वो पर्सन लाइबल होंगे टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। वही यहाँ पे बोला जा रहा है पर्सन रजिस्टर्ड अंडर अर्लियर टैक्स रीजन, जो कि पहले टैक्स रीजन में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी में भी उसे रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो या फिर ना हो। थर्ड आता है हमारा सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 में ऑन ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस। जैसे कि हमें पता है बिजनेस क्या है, गोइंग कंसर्न है। हमेशा बिजनेस के ओनर्स जो है वो मे कम और गो, बिजनेस विल रन फॉर अ नेवर एंडिंग पीरियड ऑफ अल्टीमेट पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस के ओनर्स आए जाए, बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस चलता जाएगा एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए। बिजनेस गोइंग कंसर्न के बेसिस पे चलता है। तो सपोज एक फादर ने अपने सन को बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया, तो फादर क्या था, एक रजिस्टर्ड पर्सन था।
तो जिस डेट पे बिजनेस ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम द फादर टू सन, उस डेट पे जो ट्रांसफरी है जिसे बिजनेस ट्रांसफ़र किया गया है, वो पर्सन लाइबल हो जाएगा टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। थर्ड आता है इन केस ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर, सेक्शन 22 सबसेक्शन 4। अमालगमेशन और डीमर्जर के केस में भी पर्सन लाइबल हो जाता है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अब क्वेश्चन आता है कि अमालगमेशन क्या होता है एंड अमालगमेशन एंड डीमर्जर क्या होता है। अमालगमेशन का बेसिकली सिंपल सा मतलब है व्हेन टू और मोर फर्म्स और businesses combine to form a single business unit is called amalgamation। जब दो या दो से ज़्यादा कोई भी बिजनेस यूनिट कंबाइन हो जाते हैं, साथ में आ जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल बिजनेस यूनिट, एक ही बिजनेस को रन करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अमालगमेशन। उसके जस्ट अपोजिट है डीमर्जर। डीमर्जर क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा बिजनेस यूनिट, मतलब एक सिंगल बिजनेस यूनिट दो या दो से ज़्यादा बिजनेस यूनिट में सेपरेट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाता है, तो उस केस में उसे हम क्या बोलते हैं, डीमर्जर। बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या दिया गया है, हमने जैसे आपको बताया गुड्स के केस में गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में हमें थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग दी गई है। ओके, गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में हमें थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग दी गई है। सबसे पहला आता है हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट इन केस ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में है हमारा, अगर हम नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में रह रहे हैं, तो अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड कर रहा है, 40 लाख एक लिमिट दे दिया गया है। अगर कोई भी नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में रह रहे हैं और अगर हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख से क्रॉस कर रहा है, उस केस में हम लाइबल हो जाते हैं टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। बट इन केस ऑफ गुड्स इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, अगर कोई भी जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, वो अगर हम वहाँ पे रह रहे हैं और हमारा टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो देन वी आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अगर हम नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में है तो 40 लाख, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है 20 लाख, इन केस ऑफ गुड्स। सर्विसेज के केस में क्या होता है, अगर हम नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में रह रहे हैं तो हमारा 20 लाख जो मिनिमम टर्नओवर अगर क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में वी आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। और सर्विसेज के केस में अगर बोला जाए तो 10 लाख है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर सर्विसेज के केस में 10 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो देन वी आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। एक समराइज फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूँगी। थ्रेशोल्ड लिमिट में थ्रेशोल्ड लिमिट हमें बताया गया है गुड्स के केस में क्या है और सर्विसेज केस में दूसरा है। गुड्स के केस में अगर हमारा टर्नओवर एक नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में 40 लाख से एक्सीड करता है, देन वी आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अगर 40 लाख के अंदर आप 1 रुपया भी कम रखते हैं तो देन यू आर नॉट लाइबल। 40 लाख से 1 रुपीज़ भी आपका एक्सीड होता है, देन यू आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। गुड्स और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या है, अगर हमारा टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर रहा है, देन वी आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। इसमें भी सेम रूल फॉलो होता है। अगर आपका उससे 20 लाख से 1 रुपीज़ भी कम है, तो देन यू आर नॉट लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अगर 20 लाख से 1 रुपीज़ भी एक्सीड होता है, तो देन यू आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। सर्विसेज के केस में 20-10 का रूल फॉलो होता है। 20 लाख इन नॉर्मल कैटेगरी स्टेट एंड 10 लाख इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ये था हमारा बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट सेक्शन 22 सबसेक्शन 1।
ये चीज़ जो चीज़ मैंने आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पे थ्योरेटिकली मेंशन किया गया है। आप अगर चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। अब आता है सेकंड हमारा, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर अर्लियर टैक्स रिजम। जो कि पर्सन रजिस्टर्ड था अर्लियर टैक्स रिजम में, सेल्स टैक्स, वैट, जी और सर्विस टैक्स में, तो वो जिस दिन से जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है उस दिन से वो लाइबल हो जाता है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। Every person who on the day immediately preceding the appointing day is registered and hold license under registered law, वो लाइसेंस होल्ड कर रहा था अंडर रजिस्टर्ड लॉ, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स रीजन में उस टाइम पे वो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होल्ड कर रहा था, shall be liable to registered under this act effect from the appointed day, तो वो लाइबल हो जाएगा अंडर दिस एक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम द अपॉइंटेड डे, वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए लाइबल हो जाएगा। पर्सन हु आर रजिस्टर्ड अंडर अर्लियर लॉ, जैसे कि एक्सरसाइज ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स हो गया, ऑन डे ऑफ इमीडिएट वो भी लाइबल हो जाएगा टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ओके, इस समय बेसिकली यही समझ में आ रहा है कि जो भी पर्सन जीसीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी ये सब में लाइबल था और रजिस्टर्ड था और क्या होल्ड करता था, लाइसेंस होल्ड कर रहा है, तो उस केस में वो जिस दिन से जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो वो भी लाइबल हो जाएगा टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। थर्ड आता है हमारा सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 में ऑन ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस। बिजनेस हमें पता है कि गोइंग कंसर्न है, तो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बिजनेस अगर ट्रांसफ़र हो रहा है टू अनदर पर्सन ऑन कंसर्न ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज, कुछ भी रीजन की वजह से हो सकता है, ट्रांसफ़र और सक्सेसरी जो भी ट्रांसफ़र ही है जिसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है बिजनेस, वो लाइबल है टू टेक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ डेट ऑफ सच ट्रांसफर। जिस दिन वो बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाता है उस दिन से वो लाइबल हो जाएगा टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ओके, सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 हमें क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ अमालगमेशन ऑफ डीमर्जर। अमालगमेशन ऑफ डीमर्जर का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, व्हेन टू और मोर फर्म्स मिलते हैं साथ में टू फॉर्म अ सिंगल बिजनेस यूनिट, उसे हम अमालगमेशन बोलते हैं। डीमर्जर किसे बोला जाता है, व्हेन दो या दो से ज़्यादा फर्म्स डीमर्ज हो जाता है, व्हेन एक फर्म डीमर्ज हो जाता है टू और मोर बिजनेस यूनिट्स में, तो उसे हम डीमर्जर बोलते हैं। अमलगमेशन और डीमर्जर के केस में क्या होता है, आप अमलगमेशन से फॉर्मेशन हुआ हो या फिर डीमर्जर से फॉर्मेशन हुआ है, यू आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। इन केस ट्रांसफर परसुएंट और सैंक्शन ऑफ स्कीम एग्रीमेंट अमलगमेशन एज द केस में भी, कुछ भी हो सकता है केस, demerger of two or more companies pursuant to order high court tribunal or otherwise, transfer shall be liable to transferee shall be liable to registration with effect from the date of on which the registered companies issue certificate of incorporation given effect to such order or high court or tribunal। उसे हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला है या फिर ट्रिब्यूनल से ऑर्डर मिला है, अमलगमेशन हुआ है, डीमर्जर हुआ है, देन यू आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। कुछ भी हो केस, कुछ भी हो, देन यू आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। पर्सन नॉट लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। पर्सन नॉट लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अब कौन से पर्सन है जो कि लाइबल नहीं है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, हमें ये कौन से सेक्शन में बताया गया है, तो बताया गया है सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 में बताया गया है कि हम कैसे लाइबल नहीं हैं टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 प्रोवाइड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ अ पर्सन नॉट लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला आता है एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अगर कोई भी सप्लायर नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कर रहा है जिस पे जीएसटी नहीं लगता है, देन ही और सी इज़ नॉट लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जो भी नॉन टैक्सेबल गुड्स का बात कर लिया जाए, या फिर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, अल्कोहल हो या फिर नेचुरल गैस हो, वो सब केस में वो पर्सन लाइबल नहीं होगा टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, बिकॉज अगर कोई अल्कोहलिक लिकर सप्लाई कर रहा है उस केस में
वो लाइबल नहीं है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अल्कोहल पे जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाया जाता है उस पर जीएसटी लग नहीं सकता, टेम्परेली नहीं, वो हमेशा कभी भी अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लग सकता है। तो वो अगर वो जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो जो टैक्स उस पर जीएसटी लग ही नहीं रहा है तो क्यों लाइबल होगा टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ओके। सेकेंड आता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई, कोई भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो तो देन यू आर नॉट लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। एग्जेम्प्टेड सप्लाई मतलब जीरो रेटेड सप्लाई जिसपे जीएसटी नहीं लगता हो, जैसे कि वही अल्कोहल ले लो, एग्जेम्प्टेड सप्लाई जिसपे कोई भी सप्लाई कर रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है तो वो लाइबल नहीं है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। एग्रीकल्चरिस्ट हो, जैसे कोई भी फार्मर है वो अपने लैंड पे क्रॉप ग्रो कर रहा है, उसे सेल कर रहा है, तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल है क्या। वैसे भी एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो हमारा जीएसटी के परव्यू से बाहर आता है। ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस सप्लाई, रिवर्स चार्ज बेसिस पर अगर देखा जाए जीएसटी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो वो भी लाइबल नहीं है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। फोर्थ आता है हमारा ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज बेसिस पे क्या होता है, जो सप्लायर है वो लाइबल नहीं होता है टू पे जीएसटी। वो रजिस्टर्ड जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता है। जो रेसिपिएंट है, जो रिसीव कर रहा है सर्विसेज या फिर गुड्स को, वो लाइबल होता है जीएसटी पे करने के लिए। तो वो जीएसटी पे करेगा। तो जो जो रिवर्स चार्ज बेसिस में सप्लायर है वो जीएसटी पे नहीं करेगा तो क्यों रजिस्ट्रेशन लेगा, वो भी लाइबल नहीं है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। शेड्यूल 3 सप्लायर्स जो एक आते हैं वो भी लाइबल नहीं है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। इसके हम डिस्कस करेंगे अच्छे से दूसरे स्लाइड में। पर्सन फॉलिंग अंडर थ्रेशोल्ड लिमिट, कोई पर्सन अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर, जैसे कि वो सपोज 40 लाख था हमारा गुड्स के केस में, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में अगर कोई 40 लाख का लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा तो लाइबल है क्या रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जीएसटी में, नहीं। अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर हैं तो कोई भी आपको बोल नहीं सकता कि तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लो। अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस किया तो देन यू आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ओके। एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई अगर देखा जाए एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई जैसे मैंने आपको बताया कोई भी हनी हो गया, फ्रेश मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, एग हो गया, जो कोई बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए जो कि हम लोग घर, मतलब पैकेज डेयरी प्रोडक्ट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो भी डेयरी प्रोडक्ट हो गए जो कि हम घर में प्रोड्यूस करते हैं और डायरेक्टली सेल कर देते हैं विदाउट एनी पैकेजिंग और ब्रांडिंग, तो वो हमारा नॉन टैक्सेबल सप्लाईज के अंडर में आता है। और वो उसके केस में अगर वो गुड्स और सर्विसेज अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो देन वी आर नॉट लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। सेकेंड आ गया एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जैसे कि वही फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उस केस में वी आर नॉट, हम फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, उसे हम मार्केट में जाकर सेल आउट करते रहे, उस केस में हम लाइबल नहीं हैं टू टेक रजिस्ट्रेशन और होली एग्जेम्प्टेड है और लाइबल नहीं है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। थर्ड आया एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट के केस में क्या होगा, कल्टीवेशन लैंड कर रहा है, वो कोई भी चीज़ भी प्रोड्यूस कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, वो लाइबल नहीं है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। फोर्थ आ गया रिवर्स चार्ज बेसिस में, उस रिवर्स चार्ज बेसिस में मैंने क्या है बताया आपको, आरसीएम रिवर्स चार्ज बेसिस, जो सप्लायर है वो लाइबल नहीं है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, जो रेसिपिएंट है वो जीएसटी पे करने वाला है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, सप्लायर वो लाइबल नहीं है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। फिफ्थ आता है हमारा शेड्यूल 3 सप्लायर्स, जो ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी हु सेल neither treated as supply of goods or services or supply of services. This transaction or activities can be treated as negative list under GST regime and not liable to registration। जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी फ्यूनरल हो गया, मॉर्टरी हो गया, एक्शनेबल क्लेम्स हो गया, इस केस में जो भी सप्लायर है उस केस में वो लाइबल नहीं है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। वो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है ना,
तो लाइबल नहीं है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। वो शेड्यूल 3 सप्लायर्स के अंडर आता है। पर्सन फॉलिंग अंडर थ्रेशोल्ड लिमिट, कोई भी पर्सन अगर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर ही नहीं रहा इन फाइनेंशियल ईयर द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ आर विद इन द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट आर नॉट लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, वो पर्सन लाइबल नहीं होता है टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे से हम दूसरे वीडियो में कवर आउट करेंगे। आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 के अंदर जो आता है, और सेक्शन 23 पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर आउट करेंगे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और उसके आगे भी और हमारा फर्दर है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए हमसे नेक्स्ट वीडियो के लिए।